विक्रांत की गर्दन में सांपनुमा नीला निशान देख गांव भर के लोगों में एक दहशत का माहौल था। इसीलिए उसी रात अरण्य ग्राम के कुछ 10-15 गांव वाले मुखिया जी के आंगन में इकट्ठा हो गए। उन सभी लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन सभी गांव वालों के बीच निरंजन नाम का पान वाला भी मौजूद था और उसके चेहरे पर अभी भी वैसा ही डर दिखाई दे रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी बोला, वो विक्रांत, पता नहीं उसे वहां सुखना ताल जाने की क्या जरूरत थी। खुद तो पागल हो गया, हम सबको भी मुसीबत में डाल गया। न जाने अब और क्या मुसीबत आएगी हमारे गांव में। तभी मुखिया जी गंभीर स्वर में बोले, अभी कल ही तो आचार्य जी की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु होते ही इतने बरसों के बाद फिर से वही सांपनुमा नीला निशान उस विक्रांत पर दिखना, मतलब पूरे गांव पर फिर से वही संकट आने वाला है। सभी लोग मुखिया जी के घर के आंगन में उनके सामने अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि तभी मुखिया जी के घर के पीछे खेतों में अचानक से कुछ सरसराहट की आवाज आई। खेतों के आसपास की घनी झाड़ियों में एकदम से हलचल सी मचने लगी। सभी गांव वाले तेजी से घर के पीछे की ओर भागे। तभी दूर अंधेरे में कुछ नजर आया। ऐसा लगा जैसे परछाई जैसी कोई चीज घनी झाड़ियों में खड़ी हुई है। सारे गांव वाले घबराकर मुखिया जी की तरफ देखने लगे। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खुद मुखिया जी थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। तभी क्रांति ने फुसफुसाते हुए सभी गांव वालों को चेतावनी दी, श्श्श, कोई अपनी जगह से मत हिलना। ये कहते ही वो अपने कुछ साथियों को लेकर घनी झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। इधर सभी गांव वाले भी डरे सहमे अपनी सांस रोककर खड़े थे। दहशत की वजह से उनके हाथ पैर कँपा रहे थे। तभी मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि परछाई जैसी चीज दरअसल एक औरत थी। उसने अपने बदन पर एक काली झीनी सी साड़ी बांध रखी थी। ये साड़ी उसके घुटनों से काफी ऊपर थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें बेहद बड़ी बड़ी, सुर्ख लाल और डरावनी थी। मशाल की रोशनी में उसकी सुर्ख लाल आंखें अचानक जैसे चमक उठी। काले लंबे बिखरे बाल और सुर्ख लाल आंखों वाली वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। उसके आते ही वहां का माहौल बदल गया। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। फिर एक रहस्यमयी हंसी की आवाज के साथ वहां बिजली की चमक कौंध उठी। गांव वालों को उसकी बस एक झलक दिखाई दी और फिर वो औरत एकदम से उन घनी झाड़ियों में पता नहीं कहां गुम हो गई। गांव वाले इस नजारे को देखकर कुछ समझ पाते कि तभी उन्हें एक रहस्यमयी बहकाने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो सभी एकदम से सिहर उठे और अब बारिश के कारण क्रांति के हाथ में पकड़ी हुई मशाल भी बुझ गई। तभी उन सब के बीच से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, भागो भागो, ये तो रुक्मिणी है। डरे सहमे सभी गांव वाले उन झाड़ियों से किसी तरह जान बचाकर भाग ही रहे थे कि उस अंधेरे में अचानक वही औरत सामने आकर खड़ी हुई और बिना देर किए एक आदमी को झाड़ियों में घसीटते हुए चंद सेकंड में वहां से गायब हो गई और झाड़ियों में उस आदमी की चीख गूंज गई, जिसे सुनकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। दहशत के मारे चीखते चिल्लाते वो सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे।
कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उस औरत के खिलखिलाकर हंसने की तेज आवाज ने जैसे इस सन्नाटे को चीर कर रख दिया और गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में जा छिपे। अगली सुबह गांव वाले डरे सहमे मुखिया जी के घर के बाहर इकट्ठा हुए। एक गांव वाले ने बोला, कल रात वो तुरुक्षणी सुभाष को उठा कर ले गई। तभी एक गांव वाला बीच में बोल पड़ा, पहले आचार्य जी की मृत्यु, फिर विक्रांत का निर्वाणा भवन में जाना और अब ये तुरुक्षणी। पता नहीं क्या क्या होने वाला है अब इस गांव में। तभी दूसरे गांव वाले ने कहा, इस तुरुक्षणी का कहर तो कई साल पहले ही शुरू हुआ था और जब मोहिनी जी आचार्य जी के शरण में आई थीं, तब उन्होंने ही तुरुक्षणी का नाश कर दिया था और वो सांप नुमा नीले निशान वाले आदमी भी मिलना बंद हो गए थे। यही तो उनका हम पर पहला उपकार था। फिर ये अचानक दोबारा कैसे आ गई? वो आदमी ये बातें बोले ही जा रहा था कि तभी एक और आदमी ने कहा, उपकार तो था, पर इसके साथ ही मोहिनी जी ने ये भी घोषणा की थी कि उस भवन और सुखना ताल के आसपास शाम को पुरुषों का जाना मना है और विक्रांत ने इसी मुख्य नियम को तोड़ दिया। कहीं इसीलिए तो तुरुक्षणी का कहर हम पर नहीं टूट पड़ा एक बार फिर से। सब आपस में इन बातों को दोहराए जा रहे थे कि तभी क्रांति मुखिया जी के घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही लड़खड़ाई आवाज में मुखिया जी ने फौरन कहा, क्रांति, क्या हुआ? तुम्हें सुभाष और वो आदमी विक्रांत कहीं मिले क्या? क्रांति गांव के रसूखदार लोगों में से था। मुखिया जी की बात सुनकर क्रांति ने बहुत ही निराशा के साथ बोला, आपके कहने पर मैं अपने 4-5 साथियों के साथ उस विक्रांत को ढूंढने गया। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मुखिया जी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला, बल्कि उसके साथ उसके 2 दोस्तों का भी कहीं अता पता नहीं मिला। भगवान जाने वो भाग गए या वो भी तुरुक्षणी की भेंट चढ़ गए। ये कहते कहते क्रांति ने अपनी जेब में से एक बड़ा सा संदेश पत्र निकाला और उसे मुखिया जी को दिखाते हुए बोला, मोहिनी जी का संदेश है ये, हम गांव वालों के नाम, जो मुझे वहीं मिला जहां कल विक्रांत दिखाई दिया था। क्रांति की इस बात से वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी गांव वालों को जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। उनके चेहरों पर दहशत के भाव दिखाई देने लगे। डरे हुए स्वर में क्रांति ने संदेश पढ़ना शुरू किया। अरण्य ग्राम के वासियों, भवन की विषानियों को स्नान करते देखना एक बहुत बड़ा पाप है और उस लड़के ने यही पाप किया है। इस कलंक को धोने के लिए गांव के किसी नौजवान को 24 घंटे के अंदर श्रमदान के लिए देना होगा, वरना इस बार जो आपदा गांव पर आएगी उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मोहिनी जी के इस संदेश को पढ़ते पढ़ते क्रांति का गला सूखने लगा, लेकिन इस संदेश को सुनकर वहां मौजूद गांव वालों की जान जैसे उनके हलक में अटक कर रह गई। अब क्या होगा मुखिया जी? इससे पहले तो ऐसा दंड कभी नहीं दिया गया। आचार्य जी की मृत्यु होते ही मोहिनी जी ने तो हमें एक घोर समस्या में डाल दिया है। गांव वाले मुखिया जी की तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मुखिया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मोहिनी का ये संदेश सुनकर एकदम सुन्न हो गए थे। तभी क्रांति ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, अब होना क्या है? मोहिनी जी का कहा पत्थर की लकीर है। जब वो हम पर मेहरबान होती हैं, तो हमारे गांव को खुशहाली से भर देती हैं। अरे भूल गए क्या तुम लोग? कितने ही लोगों की किस्मत मोहिनी जी ने बदल दी है। हम लोग जो कभी दाने दाने के मोहताज थे, आज कितने चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। कितने एहसान हैं उनके हम पर। अगर हमने उनका कहा नहीं माना तो न जाने हमें और क्या क्या झेलना पड़ेगा। तभी एक गांव वाले ने बोला, ये सब निरंजन की वजह से हुआ है।
इसे ही मिला था वो विक्रांत, और उसे रोकने के बजाय इसने विक्रांत को वहां जाने दिया। ये सुनकर मुखिया जी ने निरंजन को डांटते हुए कहा, गलती तो तुझसे बहुत बड़ी हुई है निरंजन। तुझे सुखनाथ ताल और निर्वाणा भवन के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी, क्योंकि मोहिनी जी ने ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी। इसीलिए अब अगर मोहिनी जी का कहर इस गांव पर टूटा तो उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तू ही होगा। ये सुनकर गांव वाले फिर से चिल्लाने लगे। अब इसकी वजह से वो तुरुक्षिणी एक बार फिर जाग उठी है। अगर हमने मोहिनी जी को एक नौजवान श्रमदान के लिए नहीं दिया तो फिर से इस तुरुक्षिणी का कहर पूरे गांव में टूट पड़ेगा। तभी एक आदमी बोला, पर हमें एक बात समझ में नहीं आती। वो विक्रांत गया तो पागल हो गया, फिर जिस लड़के को हम भेजेंगे और जो आज तक वहां गए हैं और वहां निर्वाणा भवन में ही रहते हैं, वो क्यों पागल नहीं होते? ये सुनकर क्रांति ने कहा, उन पर मोहिनी जी की कृपा है और वो उनकी मर्जी से वहां रहते हैं। उनका वहां एक विशेष स्थान है। ऐसे विक्रांत की तरह चोरी छुपे नहीं जाते, ना ही उन पर और उनकी विशानियों पर अपनी बुरी नजर डालते हैं। लोगों के इस शोर के बीच मुखिया जी अपनी जगह से खड़े होते हुए ऊंची आवाज में बोले, खामोश हो जाओ तुम लोग। हम सब जानते हैं कि मोहिनी जी के गुस्से का रूप कितना भयानक है, लेकिन हम लोगों ने मोहिनी जी की दया भी तो देखी है। अगर विक्रांत हमें मिल गया होता तो हम उसे निर्वाणा भवन में ले जाकर ये बता देते कि ये आदमी हमारे गांव का नहीं है, पर वो तो लापता हो गया है। फिर भी हम लोग एक बार मोहिनी जी से बात करेंगे, उनसे दया की भीख मांगेंगे कि वो तुरुक्षिणी को शांत कर दें। लेकिन मुखिया जी की बात पूरी होने से पहले ही क्रांति की तेज आवाज वहां पर गूंजी। अब मोहिनी जी से दया की उम्मीद मत करिए मुखिया जी, नियम तो हमने तोड़े हैं। क्रांति की ये बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो क्रांति, उन्होंने हमें और हमारे इस गांव को बहुत कुछ दिया है, तो अब हमें भी मोहिनी जी की मांग को पूरा करना ही होगा। लेकिन कुछ लोग क्रांति का विरोध करते हुए बोले, लेकिन मांग पूरी करने का मतलब ये तो नहीं कि हम गांव के किसी लड़के को निर्वाणा भवन के हवाले कर दें। आखिर कौन अपने बेटे या भाई का बलिदान देगा? ये सुनकर मुखिया जी बोले, इस बात का फैसला आज रात पंचायत में करेंगे कि किसे निर्वाणा भवन भेजा जाए। इस पर क्रांति बोला, ये पंचायत से कुछ नहीं होने वाला मुखिया जी, क्योंकि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मोहिनी जी न केवल हमारा भविष्य देख सकती हैं, बल्कि हमारा भविष्य लिख भी सकती हैं। लिहाजा हमें अब जल्द से जल्द उस लड़के की तलाश शुरू कर देनी चाहिए जिसे हमें मोहिनी जी के निर्वाणा भवन को सौंपना है। ये नहीं हो सकता मुखिया जी, हमें दूसरा कोई रास्ता निकालना होगा। और एक बार फिर से वहां शोर शराबा मचने लगा। मुखिया जी अपना हाथ उठाकर एक बार फिर से सबको शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ सब। मोहिनी जी ने जो कहा है उसे हमें मानना ही होगा। शाम को सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत में इस बात का फैसला होगा कि किसे निर्वाणा भवन में भेजा जाए। मुखिया जी की इस आखिरी बात को सुन सभी लोग वहां से एक एक कर जाने लगे। एक तरफ जहां अरण्य ग्राम में जोरों शोरों से 4 नौजवानों की तलाश शुरू हो चुकी थी, जिनमें एक था वो लड़का जिसे मोहिनी के निर्वाणा भवन को भेंट में देना था, और फिर थे विक्रांत और उसके 2 दोस्त जिनका कहीं कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान भी था जो इस वक्त खुद के हाथों अपनी जान की भेंट देने को तैयार खड़ा था। लेकिन ये 24 साल का नौजवान अरण्य ग्राम में नहीं, बल्कि वहां से बहुत दूर दिल्ली में था, और इस वक्त रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। यानी साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये नौजवान यहाँ सुसाइड करने आया था।
ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच खड़ा वो खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था। बेटा रुद्र, बस अब इस जालिम दुनिया को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दे। यहां किसी ने तेरी कोई कदर नहीं की। हर बार सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है तुझे। अब बस यही एक ऑप्शन है तेरे सामने, मौत को गले लगा ले, क्योंकि मौत तुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। रुद्र नाम का ये नौजवान ट्रेन की पटरी पर सचमुच अपनी बाहें फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया जिसे मौत को गले लगाने वाली कहावत को एकदम सच साबित कर देना चाहता हो। पर अचानक उसके मन में कुछ कौंधा और वो खुद से बोल पड़ा, बेटा रुद्र, ऐसे यूं ही चुपचाप अपनी जान देना तो बेवकूफी होगी ना। तुझे कम से कम दुनिया वालों को सोशल मीडिया पर एक आखिरी मैसेज तो जरूर देना चाहिए, ताकि उन सबको तेरी सच्चाई तो पता चले। ये ख्याल आते ही रुद्र ने तेजी से अपने फोन का कैमरा ऑन किया और खुद की वीडियो बनाने लगा। हेलो गाइस, मैं रुद्र, एक सच्चा और ईमानदार रिपोर्टर जिसने न जाने कितने ही छोटे बड़े क्राइम्स के पीछे की सच्चाई पर से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी उस कोशिश को दबा दिया गया। किसी भी मीडिया हाउस ने मेरी उन रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया। न्यूज चैनल वालों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि मेरी ये सब स्टोरीज, मेरी ये सब इन्वेस्टिगेशंस कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। इसीलिए इन बार बार की नाकामयाबियों ने मुझे बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, और ऐसी टूटी हुई जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं खुद ही इस जिंदगी को खत्म कर डालूं। रुद्र की बात पूरी नहीं हुई थी, वो कुछ और भी कहना चाहता था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। रुद्र का ध्यान एकाएक मैसेज पर गया। ये एक वीडियो मैसेज था। रुद्र ने जब इस वीडियो क्लिप को प्ले किया तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उस वीडियो में एक आदमी की गर्दन पर एक अजीब सा नीला निशान बना हुआ था। वो एक सुनसान रास्ते पर अकेला चला जा रहा था। उसे देखकर महसूस किया जा सकता था कि उसकी हालत बहुत खराब है। बेसुध सा वो आदमी बस एक ही शब्द बड़बड़ाए जा रहा था, मोहिनी, मोहिनी। वीडियो बस कुछ ही सेकंड्स का था, जिसे देखकर रुद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी रुद्र के व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो क्या इस वीडियो के रहस्य का पता लगा पाओगे तुम? ये मैसेज देखते ही रुद्र ने तेजी से उस नंबर पर फोन लगाया जिससे वो मैसेज आया था। तो उसे ऑटो जनरेटेड आवाज में मैसेज सुनाई दिया, ये नंबर नेटवर्क क्षेत्र। रुद्र तेजी से दोबारा नंबर ट्राई कर ही रहा था कि तभी रुद्र को ट्रेन की आवाज सुनाई दी। रुद्र ने देखा कि फुल स्पीड में दौड़ती हुई ट्रेन उसी की तरफ चली आ रही है, और वो भी बहुत कम फासले पर। इसे देखकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए और उसे अचानक याद आया कि वो इस वक्त ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसने फौरन एक तरफ छलांग लगा दी और तेजी से दूसरी ओर कूद गया। हालांकि इस आपाधापी में उसके हाथ से फोन वहीं छूट गया और धड़धड़ाती हुई ट्रेन रुद्र के सामने से उसके फोन पर से गुजर गई। अपनी जगह पर खड़ा हुआ रुद्र फटी फटी आंखों से ये देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। हे ईश्वर, बचा लिया तूने। ट्रेन गुजर जाने के बाद वो तेजी से फोन की ओर लपका तो देखा कि फोन बुरी तरह चकनाचूर हो चुका था। फोन को हाथ में लिए वो झल्लाते हुए बोला, शिट यार, आज का दिन ही खराब है। पता नहीं किसने वो मैसेज भेजा था, कौन है मोहिनी और क्या है उस निशान वाले लड़के का राज? क्या करूं अब, कैसे पता करूं? कौन थी तुरुक्षणी?
और किसने भेजा था रुद्र को वो वीडियो और क्या थी भेजने वाले की मंशा?